द मोमेंट यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट रेदर देन योर माइंड, तो ये होता है कि आपका दिमाग जरिए निकाल देता है। ये लड़की बिल्कुल सीरियस नहीं है ज़िंदगी के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, या तो आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए या फिर फैमिली फ्रेंड्स की ज़िंदगी जी लीजिए। 12th में 33 मार्क्स आए थे मैथ्स में। ओके ठीक है, so, इसको हम ज़रूर दिखाएंगे। ज़िंदगी वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो चाहिए आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है। ज़िंदगी वो है जो आप खुद हो। आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर आगे चलने के लिए तैयार नहीं है, सो आप जो है सिर्फ जहन से और अपने दिल से चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी जवाब दे चुकी है कि मैं नहीं चाहूँगी, तुम पागल औरत हो। तो ना आपकी बॉडी सामने होती है आपके और आपको बोल रही होती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम पागल हो। हज़ारों खुशियों के समाज से कहीं दूर, समय के बंधनों से कहीं दूर, आज़ाद दुनिया होगी ज़रूर, आज़ाद दुनिया होगी ज़रूर। ज़िंदगी ना एक ऐसा खेल है, अगर आप उसको खेलोगे तो जीत जाओगे, अगर आप उसको नहीं खेलोगे तो हार जाओगे। बस यही एक छोटा सा रूल है, उसको खेलना। आज मैं जिस राइटर से आपको मिलवाने वाला हूँ, वो इसलिए नहीं मिलवा रहा हूँ कि शी राइट्स वेल, वो स्टोरीज़ अच्छी लिखती हैं, बल्कि इसलिए कि शी इज़ रियली प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ वेरी वेल। फैज़ी, how are you? Hello, I'm good. आप बताइए। I'm also good. So अभी जो मैंने बोला फैज़ी लाइफ के बारे में, जो ये प्लेइंग वाला पार्ट बोला, what do you think about it? More than playing, I am definitely enjoying and celebrating it to the best. सब लोगों का एक मिशन होता है, तो मेरा मिशन यही है कि मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी है। सो इसी वजह से जितने भी लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, दे कुड सी कि मैं #celebrating life बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ओके, सो आई बिलीव इन दैट कि मेरी वजह से अगर किसी को सपोर्ट मिलता है कि वो एक सेलिब्रेशन शुरू कर सके अपनी ज़िंदगी में, सो दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। या वो जो सेलिब्रेशन का मीनिंग था, जो प्लेइंग का मीनिंग था, वो यही था कि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को। फैज़ी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये चीज़ मैं रियली डिस्कस करना चाहता था आपके साथ कि यू आर वर्किंग इन वो जॉब छोड़ना, ठीक है, उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था, क्या फ़ील हुआ? बिकॉज़ ये ना बहुत सारों की प्रॉब्लम, बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम, हमारे टीनेजर्स की प्रॉब्लम है कि हम चाहते हुए भी उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। अगर आप अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करोगे तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। श्योर। सो मैंने MCA किया है, सो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, और IB में सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे लगा था कि लाइफ पटरी पे आ गई है, बिल्कुल सेटल हो चुकी है, और कुछ साल में इंक्रीमेंट होता रहेगा और मैं वैसे प्रोजेक्ट्स करूँगी, बाहर जाऊँगी, ये सारा चीज़ मैंने सोचा था। पर एक बार जब मैं IBM में मेरी लाइफ शुरू हुई, ओके, इसका मतलब आप स्टार्टिंग में यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट जॉब, यू आर नॉट? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोशल कंडीशनिंग होती है कि पढ़ो लिखो और फिर उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी, एंड देन लाइक एक सेटल लाइफ में के पैरामीटर में आप आ जाते हैं। तो तब तक आप सोशल कंडीशनिंग के पैरामीटर में थे, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, और चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ज़रूर है, पर हाँ एक सेटल लाइफ चाहिए होती है, तो मेरी मेंटालिटी वैसी थी। तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात थी। IBM में आ गई मैं गुड़गांव में अपने बैग्स वगैरह लेके, एंड वंस दैट लाइफ स्टार्टेड, तब मुझे लगा कि नहीं, सूट नहीं हो रहा है, देयर समथिंग रॉन्ग। क्या वहाँ पे ऐसा लगा कि वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है? वो चीज़ मुझे बहुत ही जल्दी महसूस हो गया था कि आई वॉज नॉट मेंट फॉर द प्लेस। कितनी जल्दी, कितना टाइम लगा? 1 or 2 weeks। सीरियसली? यस। ओके। पर क्या होता है कि आपके ऊपर ना, मुझे लगा कि आप बोलोगे 1-2 साल, ऐसा लगा। 1 or 2 weeks। हाँ, पर वही है कि महसूस होने में और उस ख्याल को एग्जीक्यूशन में लाने क्या में महसूस हुआ था टाइम लग जाता है। 1-2 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा? बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ था कि यार मैं इस जगह के लिए नहीं हूँ। जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों में आपका सच में दिल लगता है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। बस आप एक लाइक बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो मुझे सूट नहीं हुआ। आई कैन नॉट वर्क लाइक अ मशीन, और मैं रोटेशनल शिफ्ट्स करना है या फिर पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहना है, और एक बहुत ही बंद के रह जाने वाले स्केड्यूल में शायद वो मेरे लिए नहीं बना था।
तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं मेंटली तो आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं कि नहीं यार ये जगह सही नहीं है, पर हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। और जब आप किसी ख्याल को दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये मेरा बेकार का ख्याल है कि मैं इस जगह के लिए नहीं बनी हूँ, एडजस्ट करने से हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो ये सोशल कंडीशनिंग की वजह से ना सिखाया जाता है कि नहीं, दिल नहीं लग रहा है तुम्हारा ऑफिस में तो कोई बात नहीं, ट्राई करो, मेहनत करके हो जाता है। ये कंडीशनिंग आपकी भी थी? सबकी होती है। आई एम अ फेल्ड इंजीनियर। उसके बाद फिर क्या कितना टाइम लगा उससे बाहर निकलने में और डिसाइड करने में, और कैसे वो डिसाइड किया? बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने वो कैसे डिसाइड किया। एंड एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि हम उस चीज़ को बुरा नहीं बता रहे हैं, वो 9 to 5 वाली जॉब को हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, एंड ना ही हम उसको ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट वर्थ लिविंग फॉर। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बंदे हो। अगर आपको खुद ये लग रहा है कि यू आर नॉट मेड फॉर इट, देन दिस इज़ इम्पोर्टेंट। पर उस स्टैंड लेने में भी बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि आपको फिर लगता है कि नहीं, फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि एमएनसी अच्छा खासा आपको पैकेज देती हैं कि क्या आप रेडी हो वो पैकेज छोड़ने के लिए? फिर आप बोलते हो नहीं शायद मैं गलत सोच रही हूँ। दुनिया जहाँ करोड़ों लोग जॉब करते हैं उनको तो इशू नहीं आता, और अगर आता होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो इट्स ओके, शायद मेरी गलती है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। एक ये थॉट आता है कि भाई इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगी? एग्जैक्टली कि नहीं ये मेरी गलती है, ये शायद मैं ढंग से एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने एडजस्ट किया। तो कभी कभी धूप नहीं नसीब हो रही है महीनों तक, जब तक आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स हैं, या फिर आपको टीम लीड बना दिया गया है तो आपको कुछ और प्रोजेक्ट मिल गया है। सो आप बहुत सारी चीज़ें जो कुदरत की नियामतें होती हैं वो तो आप मिस करते ही करते हैं, और आपका एक सर्कल बहुत कम हो जाता है। जो आप 10 लोग अपनी टीम में देखते हैं, आप पूरे हफ्ते के 5 दिन आप उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। बाकी के 2 दिन पे आप क्या मिस कर रहे थे कि ये लग रहा कि यार सी लाइफ इज़ नॉट वर्थ विदाउट दिस थिंग? आई वॉज मिसिंग बीइंग माई सेल्फ। मुझे लग रहा था ना मैं एक सर्किल में भागे जा रही हूँ और उसका कुछ भी अंत नहीं है। उठती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में काम करती हूँ, वही 10 लोगों से मिलती हूँ, और फिर उसके बाद वापस आके सो जाती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे होता है कि अच्छा रोस्टर आ गया होगा, अच्छा क्या इस वक्त है। तो कुछ मैं सीख नहीं रही थी। देयर वॉज नो सेल्फ डेवलपमेंट, कुछ नया नहीं कर रही थी। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं एक सर्किल में घूमी जा रही हूँ। बस ये है कि 30 तारीख को मैसेज तो आता था कि सैलरी क्रेडिटेड, बहुत अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया दिन होता है पूरे महीने का। पर एक टाइम के बाद आपको वो फिर आप अपने आप से ना सवाल करने लग जाते हो, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। ऐसे पता है बहुत सारे लोग ना इस पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, ये डिसीजन लेने से रुक जाते हैं कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे और हम इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, और मे बी फिर हमें तो कम पैसों में काम चलाना पड़े। ये थॉट जब आपके पास आया तो आपने फिर क्या सोचा? इस थॉट को तब्दील होने में सही बताऊं तो 3 साल लग गए, क्योंकि मैंने 2 MNCs में वर्क किया। सो 2012 आई स्टार्टेड वर्किंग टिल 2015। तो 2015 में एट लास्ट मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, दिस इज़ इट। जब ये होता है ना कि आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है बट यू फील कि कुछ अधूरापन है आपके अंदर, तो फिर आपके पास एक चॉइस होती है कि आप हमेशा एक अच्छे खासे पैसे के साथ रहना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा बाहर निकल के एक्सप्लोर करना चाहते हो कि नहीं ठीक है, इट्स ओके टू टेक रिस्क, मुझे कोशिश करनी है। एंड द मोमेंट यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट रेदर देन योर माइंड, तो ये होता है कि आपका दिमाग ज़रिए निकाल देता है। बस ये है कि आपको एक हिम्मत चाहिए होता है कि नहीं, दिस इज़ इट, आई वांट टू गो। वही जो दिमाग जो जरिया निकालता है, आपके दिमाग ने अपने आप को कैसे, खुद को कैसे समझाया कि यार मैं कम पैसों में भी काम चला लूँगी, कोई बात नहीं। वो कैसे वो चीज़ थी कि मैं ऐसे कर लूँगी या फिर ऐसे कर लूँगी? मैंने 2015 में एक ट्रैक किया था जनवरी में, चादर ट्रैक, ओके, लद्दाख। सो वहाँ पे जाके मुझे कुछ एहसास हुआ कि नहीं, मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी के साथ। सो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। जब वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ या वहाँ पे नेचर देख के, पहाड़ देख के और खामोशी देख के, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, अलग तरीके के लोग थे। इतने सारे लोग दुनिया से ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर आते हैं सिर्फ वो नज़ारा देखने के लिए, एक अलग सी चीज़ महसूस करने के लिए। तो फिर मुझे भी यही लगा जब मैं खारडुंगला गई, वहाँ पे -40 टेम्परेचर था और स्नोफॉल। -40? यस। ओह माय गॉड।
सो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि स्नोफॉल हो रही थी। एंड वो एक मोमेंट होता है, सबके लाइफ में होता है कि आपको ट्रैवलिंग के बाद रियलाइज़ होता है कि आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि पैसा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए या फिर आपको ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीनी है। सो मुझे तब रियलाइजेशन हुआ, मैं वापस आई, फिर मैंने रिज़ाइन दिया, पर मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। और फिर मुझे एक नई चीज़ दे दी गई कि हाँ आपको ये दे देंगे, तो फिर मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई कि नहीं ये मेरे साथ दिक्कत है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। वो कि ये मेरे साथ दिक्कत है कि नहीं क्या बुराई है। फिर 6 महीने बाद ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती गई कि नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो एट लास्ट फिर 2015 में मेरे अंदर रिस्क लेने की आदत सी आ गई, एक हौसला आ गया कि नहीं, इट्स ओके। उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी? उस टाइम पे मेरी एज, आप 2015 से ऑलमोस्ट अराउंड 25। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी इतनी एज में भी बच्चों को मैच्योर नहीं होने देती है ये डिसीजन लेने के लिए ना, कि ठीक है मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए। आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, सोसाइटी से भी आपकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, राइट? ओके, वैसे आपने अभी एक बात बोली कि मैं अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जीना चाहती थी, वो क्या शर्तें थी? मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब मैं पहली वाली MNC में थी, मेरी एक टीम लीड थी और उस दौरान मुझे टाइफाइड हुआ था। क्योंकि होता है ना कि जब कोई चीज़ आपको सफोकेट कर रही होती है, तो मुझे वो विशियस सर्कल सफोकेट कर रहा था। मुझे टाइफाइड हो गया था और मेरी छुट्टियाँ 1 महीने की हो गई थी। सो उस टीम लीडर ने एक दिन मुझे कॉल किया कि तुम कब आ रही हो, और मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई थी। एंड देन मैंने बताया कि मैं नहीं आ पाऊँगी अभी 1 हफ्ते और। एंड देन शी मिसबिहेव्ड अ लॉट एंड आई एक्चुअली रिकॉर्डेड द कॉल एज वेल। सो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसे बोली, फिर मुझे लगा कि क्या MNC का पैसा इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई इंसान इतने डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से आपसे बात कर सके? क्या आपका रेस्पेक्ट इतना ज़्यादा छोटा है कि वो 5 डिजिट 6 डिजिट सैलरी के आगे झुक जाए? सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई सेड नो, ठीक है 2-3 साल पैसे नहीं कमाऊंगी, उसके बाद कमा लूँगी, दिमाग ज़रिए निकाल लेगा। फिर मैंने दिल की सुनी, नहीं दिस इज़ द टाइम, दिमाग बहुत सही है और दिमाग अपने आप ज़रिए निकाल लेगा, आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने उनकी कंप्लेंट भी की थी, फिर लोगों ने कहा था कंप्लेंट वापस कर लो, और बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे लगा कि शायद उस टाइम पे मैं थोड़ा नेगेटिव टर्न हो गई, पर इट्स ओके। ये सारे इंसिडेंट ज़िंदगी में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पुश देते हैं। अगर वो फ़ोन की बातचीत नहीं होती ना, तो शायद मुझे कभी उतना ज़्यादा पुश नहीं मिल पाता। शायद यही चीज़ फिर 2 साल बाद हो रही होती, पर इतनी जल्दी नहीं हो रही होती। मे बी ना भी हो रही होती। सो अब मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे से उस दौरान लड़ाई की है या फिर कुछ भी ऐसा बोला है। तो ये चीज़ आपके वजह से ही हुई है कि आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मेरे अंदर हौसला आ पाया कि मैं अपनी ज़िंदगी जी पाऊँ। वो शायद पता नहीं एक सॉन्ग है या मैंने ही कभी लिखा था कि मैं अपने दुश्मनों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, पता नहीं ऐसा कुछ था। बिकॉज वो लोग जितना आपको सिखाते हैं ना, इतना दोस्त भी नहीं सिखाते। That's for sure. ये स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा सीरियस डिस्कशन हो गया, बट ये लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ये लड़की बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इवन ओके अभी वो स्माइल सी द स्माइल। ये लड़की बिल्कुल सीरियस नहीं है, जिंदगी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदगी के बारे में सीरियस है, बट ये जो इतना डीप डिस्कशन हो गया और ये नो शी इज़ फन लविंग गर्ल, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ जो फेसबुक पे मैंने ना फेसबुक पे फ़ोटो देखना स्टार्ट किया। मैंने 1 DP देखी, 2 DP देखी, एंड वो DP ना, वो पिक्चर्स ना इतनी व्हाट आई से कि उनके अंदर से आपको फ़न दिखाई दे रहा था, ठीक है, कि या शी इज़ रियली हैविंग फन। एंड वो फ़ोटोज़ मैंने शायद पता नहीं 50-60 के अराउंड फ़ोटोज़ होंगी, मैंने वो सारी देखी 1 घंटे तक। वाओ, सच अ ग्रेट स्टॉकर।
या वो हो गया, ऐसा ही हो गया कुछ। थैंक यू। तो उसके बारे में बात करो, व्हाट इज़ फन इन योर लाइफ, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़, एंड वो क्या है? मुझे एक्चुअली पसंद है कि अगर कोई मेरी वजह से खुश होता है या फिर मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में छोटा या फिर बड़ा सेलिब्रेशन आता है, वो काफ़ी है मेरे लिए। सो दैट इज़ दी मिशन। योर फन, जस्ट फॉरगेट अबाउट पीपल कि दूसरों को खुश करना है। उन फोटोज़ में आप किसी को खुश नहीं कर रहे थे, यू आर हैविंग फन बाय योरसेल्फ। वो क्या था, वो क्या है? दैट इज़ एक्चुअली द इनर फ्रीडम। जो इनर फ्रीडम, ओके, ये वर्ड ना बहुत अच्छा है, इनर फ्रीडम। जी, टॉक अबाउट दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनर फ्रीडम? जो आपकी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज पता है, ये जो स्माइल आप फैज़ी के फेस पे देख रहे हो ना, ये स्माइल बिना इनर फ्रीडम के नहीं आ सकती। जब तक आप अंदर से बिल्कुल फ्री फील नहीं करोगे ना, तब तक ये स्माइल आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं सकती। एंड दिस स्माइल इज़ द रीज़न आई एम इंटरव्यूइंग यू। थैंक यू। सीरियसली, बिकॉज या टॉक अबाउट दैट इनर फ्रीडम, क्या है वो? जब एक स्टेज आती है ना, आप अपने लिए एक स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं, मुझे अब सोशल बैरियर्स से थोड़ा बाहर निकलना है और जो मैं करना चाहती हूँ अब मैं वही करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। मेरे एक दोस्त हैं रितांश आज़ाद, सो उनकी एक लाइन है, बदनसीब सा ये नज़ारा है, सिर्फ स्वार्थ ही है जो हमारा है। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। आपके साथ फैमिली होगी, दोस्त होंगे, पर ज़िंदगी की रियलिटी, सबसे बड़ी रियलिटी है तो यही है कि आप अकेले हैं। सो स्वार्थ ही है जो हमारा है। दिस इज़ वेरी ट्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको क्या पसंद है, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और तो आप वैसे ही अपने लिए दुनिया खुद बनाते हैं। तो कभी कभी लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, मुझे भी करीब 3 से 4 साल लग गए ये खोजने में कि एक्चुअली क्या चीज़ सही थी। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि एक बेटी डॉक्टर, एक बेटी इंजीनियर, सो आई बिकेम द इंजीनियर। फिर मुझे लगा कि मेरे पास डिग्री है, कैंपस प्लेसमेंट है, पर समवेयर आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मेरा जो जहन है वो इंजीनियर का है ही नहीं। अच्छा फैज़ी, जिस इनर फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, ये पहले नहीं थी, आपने बनाई है ये इनर फ्रीडम, ठीक है? तो उस इनर फ्रीडम को बनाने के लिए आपने कुछ चीज़ें ऐसे हटाई होंगी, ठीक है? चीज़ें चिपक जाती हैं आपसे, तो वो चीज़ें हटानी पड़ती हैं। क्या क्या चीज़ें थी, कैसे, और वो अपने को? मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या चीज़ें एक्चुअली पसंद हैं, रेदर देन जो लोगों को पसंद होती हैं। ओके। कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, या फिर मैंने सेल्फ़ लर्निंग पे मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ। जिस तरीके की किताबें मुझे पसंद हैं, तो फिर मैंने वो पढ़नी शुरू की। जो मेरे इंटरेस्ट थे, जैसे मुझे नुक्कड़ नाटक करना बहुत पसंद है, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आया है। मैं अपने फादर को स्क्रिप्ट में थोड़ा सा हेल्प करती थी बचपन में। सो जो भी ये सारी चीज़ें थी। क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं? वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो लेखक भी हैं। ओके। सो उन्होंने, मैं जननाट्य मंच का हिस्सा रही हूँ उनके थ्रू ही, सो मैंने ये चीज़ बचपन से देखी है। सो मेरा इंटरेस्ट हमेशा उसमें था। सो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ था, एक लिटरेचर स्टूडेंट का था, पर इसलिए कि एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब जो होती है वो इंजीनियर की होती है, एक बेटी डॉक्टर, एक बेटी इंजीनियर। सो इस वजह से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के नीचे मैं दब गई थी। सब लोग खुश थे, फैमिली खुश थी, फ्रेंड्स खुश थे कि चलो ठीक है, आवर फ्रेंड वर्क्स इन दिस कंपनी। माँ बाप बताते हैं कि हमारी बेटी ना फला MNC में काम करती है। अरे इतनी हुनहार है, क्या बताएं, मतलब जो ये एक्सपेक्टेशन से पीछा छुड़ाया है, ये कैसे छुड़ाया और कब इसकी इम्पोर्टेंस मतलब समझ में आई और कैसे? 2015 में शायद वो एक्सट्रीम था। वैसे रियलाइज़ तो मुझे 2012 से होने लग गया था कि नहीं, मैं एक्सपेक्टेशन के नीचे कहीं ना कहीं दब गई हूँ और मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती कि मैं उठूँ एक ही साइकिल में फंस जाऊँ। आई वॉन्टेड समथिंग मोर देन दैट। तो वो चीज़ एक्सप्लोर करते करते 2015 आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक रिस्क लेना बनता है कि मैं एक्सपेक्टेशंस के नीचे ना दब के लेट मी सी कि मैं कैसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और उसके बाद जब मैं एक ये लग रहा है कि छोटा सा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप होता है, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, पर जब से मैंने ये स्टेप लिया, लाइफ हैज़ चेंज्ड। एंड तब मुझे लगा कि सिर्फ एक थॉट आने की देर थी और उस थॉट के साथ खड़े होने की देर थी
एंड ज़िंदगी बदल जाती है आपकी। ओके, और जो वो एक्सपेक्टेशंस थी जो पेरेंट्स की या फिर सोसाइटी की, जिस भी टाइप की एक्सपेक्टेशंस थी, उनका क्या रहा, मतलब वो अब क्या है? अभी तक जो है एक क्वेश्चन क्या है कि आपकी बेटी करती क्या है? तो बताते हैं, तो पहले बताते थे कि हाँ फला फला MNC में थी, अभी कुछ अनकन्वेंशनल सी जॉब कर रही है। बीच में आई वॉज द इवेंट मैनेजर ऑफ सेलिब्रिटी लाइफ कोच जैस्मिन वॉलमैन। सो फिर उनको वो चीज़ लाइफ कोचिंग समझ में नहीं आती थी कि ये क्या है। सो ये तो बहुत अनकन्वेंशनल सी चीज़ है। तो जब तक वो ये चीज़ समझ पाते तब तक आई सेड कि नहीं, मैं जॉब कल्चर से ही बाहर आना है। सो 6 साल काम करने के बाद 3 साल MNC में, 3 साल विद इवेंट मैनेजमेंट विद लाइफ कोचिंग, आई रियलाइज़ कि नहीं है एक्चुअली मुझे जॉब कल्चर से ही बाहर आना है। तो तब तो उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाह रही है, पर जब से मैंने MNC छोड़ी तो तब तक उनके लिए क्लियर हो चुका था कि ठीक है, अब ये बात शायद नहीं मानेगी, पर जो कर रही है वो सही कर रही है। सो हमारा सपोर्ट है इसके साथ। बाकी वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू डिफाइन ये करती क्या है। अब जाके वो थोड़ा बहुत बोलने लग गए हैं कि जब से मैंने ख्यालों की उड़ान, माई वेब पोर्टल जिस पे मैं बदलाव की कहानियाँ लिखती हूँ, तो जब से वो आ गया है और 1 साल हुआ है उसको, तब से वो बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी लेखक है। तो एट लास्ट 6 साल के बाद मुझे एक टाइटल मिला है कि बेटी करती क्या है, कि हमारी बेटी लेखक है। ये फैज़ी, ये स्टेप लेना ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आप उन एक्सपेक्टेशन से पीछा छुड़ाते हो, बट ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा के लिए। एंड इतना मुश्किल हो जाता है वो कभी भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमें अपने बंदों को हर्ट करना पड़ता है, एंड वो हर्ट होते हैं। ठीक है, आपको ये एहसास था कि आप उनको हर्ट कर रहे हैं, पर फिर भी आपने उस एहसास को दबा के लिया ये स्टेप, वो क्या एक्सपीरियंस था? जैसे मैंने बताया, ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, या तो आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए या फिर फैमिली फ्रेंड्स की ज़िंदगी जी लीजिए। तो फिर मैंने चूज़ किया कि नहीं, मैं जब तक अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी तब तक मैं और लोगों को भी नहीं समझा पाऊँगी, ना ही उन्हें अपने तरीके से हेल्प कर पाऊँगी। क्योंकि अगर आप एक चीज़ जो आपको सफोकेट कर रही है, आप उसके साथ जीते रहते हैं ना, तो आप ज़्यादा मरते हैं, आप दिन और रात मरते हैं। सब लोगों को अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये करती है, बट हाउ कैन यू आंसर योर सेल्फ? आप जब रोज़ शीशे में देखेंगे, आप अपने आप को कैसे जो है जवाब दे पाएंगे, क्या कर रही हूँ मैं? एंड अगर हम लॉजिकली भी सोचें, अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पेरेंट्स कैसे खुश हो सकते हैं? एग्जैक्टली। अगर आप डेली सुबह ऐसे फेस लेके उठ रहे हो कि भाई, तो वो कैसे खुश हो सकते हैं? एंड अगर आप खुश हो, चाहे पैसे कम कमा रहे हो, तो पेरेंट्स खुश होंगे जी। तो अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो ये पॉइंट है। और उसी स्टेप को लेने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए अब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, पहले भी करते थे, पर उनको बीच बीच में ये लगता था कि ये पागल हो गई है, इसको दीन दुनिया का नहीं पता है, हाउ विल शी सर्वाइव, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फैज़ी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? हर एक चीज़ की एक कनेक्शन जो होता है वो बचपन से होता है। और मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे फादर का है, क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने एक्चुअली मुझे बैठा के कहानियाँ सुनाई हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तो जैसे ब्रूक वॉशिंगटन की कहानी सुनाई है उन्होंने, रवींद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ सुनाई हैं। ये मेरा पूरा बचपन इन्हीं कहानियों के आसपास गुजरा है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये चीज़ ना मिस हो गई है हमारी सोसाइटी में, कि भाई कोई बड़ा आपको कहानियाँ सुना रहा है। आपको इवन ऐसा भी नहीं होता है कि कोई बड़ा आपको कोई अच्छी सी किताब गिफ्ट कर रहा है, आपके जन्मदिन पे एक कहानियों की किताब गिफ्ट कर रहा है। ये चीज़ ना मेरे को इतनी शायद सीरियसली ये चीज़ हर्ट होती है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्यों हम उस चीज़ को बढ़ा नहीं रहे। क्योंकि जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो भी ना बस एक पोएम से ही स्टार्ट हुई थी। मेरे दादाजी पोएम सुनाते थे, हमें तो सुनाते भी नहीं थे, किसी और को सुनाते, तो मैं पीछे छुप के सुन लेता था। वो चीज़ इतनी अंदर तक जाती थी और वो उस चीज़ ने इतना वो किया, इंस्पायर किया है कि हम बता भी नहीं सकते। जो आपने बोला कि वो स्टोरियाँ सुनाना, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ अभी तक मेरे साथ में रहती है और हमेशा रहेगी। और मुझे हौसला देती है जब मैं देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम वेरी लो, तब मुझे याद आता है कि नहीं, पापा ने ना एक टाइम पे मुझे ये चीज़ बताई थी कि जब ब्रूक वॉशिंगटन का ये पूरा एग्ज़ाम होना था लास्ट का, और वो लास्ट में पहुँचे थे अपने इंस्टीट्यूट एंड ही वॉज ऑल डर्टी, तो उनकी जो मैडम थी उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें एग्ज़ाम में तभी बैठने देंगे जब तुम ये पूरा रूम साफ़ करोगे। उन्होंने अपनी शर्ट निकाली थी एंड पूरा रूम रात भर साफ़ किया था
और वो उसके बाद वो बहुत उस वक्त के बहुत नामी ग्रामी लीडर बन गए एंड ही फॉट फॉर द ब्लैक्स एंड द वाइट, जो दुनिया की एक्चुअली अभी तक सबसे पुरानी लड़ाई है। वो तब भी यही बोलते हैं कि मैंने दुनिया के इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं बट दैट एग्ज़ाम वाज द टफेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो लोगों ने इतनी स्ट्रगल की है तो हम इतनी तो कर सकते हैं। हमारे पास तो फैसिलिटीज़ हैं, लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ते थे और कोल माइंस में काम करते थे। उन्होंने इतनी क्रांतियाँ लाई हैं तो हमारे पास तो तब भी फैसिलिटीज़ हैं, तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें रोक लेती है? सो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। या पेरेंट्स ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, तो बट तब तक आप उनको कुछ दोगे नहीं, ऐसे स्टोरीज नहीं दोगे जो वो आगे जाके बोले कि मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था। ठीक है, पुरानी मूवीज़ हम देखते हैं ना तो उनमें एक डायलॉग होता था कि मेरी माँ ये बोलती थी, मेरे पापा ये बोलता था। ठीक है, तो इसलिए पहले इतनी रिस्पेक्ट होती थी। अब जब आप अपने बच्चों को कुछ दे ही नहीं रहे हो तो कहाँ से रिस्पेक्ट आएगी यार? अब जैसे मैं कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब कहीं थक जाती हूँ, जैसे मैं मैराथन में भाग रही हूँ और मैं थक जाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं याद आता है कि मेरे फादर जब आगरा में थे और वो मुझे कहानी बताते थे कि हम 2 आने की साइकिल किराए पे लेते थे, फिर हम चलाते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम ये चीज़ करते थे, हम स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पड़ते। तो मुझे लगता है उस वक्त पे कि हमारे पास सब कुछ है, देन तब भी हमें कुछ ना कुछ एक मेंटल ब्लॉकेज होता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वाई? ओके फैज़ी, एक क्वेश्चन। आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, ठीक है, कि आप लोगों की मेरी अच्छी लाइफ है, मैं ऐसे अच्छे से रह सकती हूँ, मंथली आपको कितनी वो चाहिए सैलरी, पैसे कितने चाहिए कि इतने पैसों में मैं बिल्कुल खुश रह लूँगा? That's a difficult question. Not difficult, I want to know. And this is an important question. This is very important question. ये सिंपल सा आपको लग रहा होगा बट इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस। डिपेंड करता है एक्चुअली पर्सन टू पर्सन फॉर यू। ओके, कि आप इतने अच्छे से वो कर लोगे? आई बिलीव आई एम लाइक वेरी गुड विद 30 to 40 कि 30 to 40 में यू विल। और बाकी जब मुझे चीज़ें प्लान करनी होंगी मेरा दिमाग अपने ज़रिए निकाल लेगा कि मुझे कैसी चीज़ें करनी है। पर बाकी मैं बहुत सादगी वाली ज़िंदगी जीती हूँ, तो देयर आर टाइम्स कि 20,000 में भी आई एम वेरी हैप्पी, आई लिव लाइक अ क्वीन। एंड देयर टाइम्स कि जब मुझे बाहर जाना है तो तब मुझे ठीक है ज़्यादा चाहिए होते हैं काफ़ी। पर बहुत सादगी वाली ज़िंदगी में या फिर जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं उसमें ज़्यादा पैसे लगते ही नहीं हैं। पता, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप कितने पैसों में ऐसे अपने लाइफ को एक अच्छे वे में चला सकते हो। बिकॉज ना लोग ये क्वेश्चन ना खुद से पूछते नहीं हैं और वो बस ज़्यादा कमाने पे लगे रहते हैं और आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है। तो पहले अपने आप से ये पूछो कि आपको कितना चाहिए जी, ठीक है, उसके बाद अब अच्छे से रहो। और जैसे आपके ख्वाब होते हैं आप उस अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्लान करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप का कुछ प्लान ही नहीं है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। और या मैं ये नहीं बोलूँ कि आप 20,000 में अपना काम चलाओ। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं और आपको 20 लाख चाहिए तो फिर 20 लाख के लिए काम करो, ठीक है। आपको जितना चाहिए उतने के लिए काम करो, पर ऐसे काम मत करो कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, अगर उसकी 20 लाख है तो मुझे इतनी चाहिए, ऐसे नहीं। कंपटीशन नहीं है, यू जस्ट नीड टू आंसर योरसेल्फ, दैट्स इट। या मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल है सो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ एंड आई फाइंड माई ओन वेज टू बी हैप्पी। शायद सिंघम मूवी का एक वो डायलॉग था ना कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए, ऐसा कुछ डायलॉग था, है ना, पता नहीं क्या डायलॉग था, मेरे उस ऐसा ही था, आई फॉरगेट। सिंघम मूवी में ऐसा डायलॉग था कि उसका कहने का मतलब यही था कि मेरी ज़रूरतें ही बहुत कम है तो मैं आराम से अच्छे से उससे रहता हूँ, प्राउड से रहता हूँ। आप देखा जाए तो ज़रूरतें क्या होती हैं, आपको एक घर चाहिए रहने के लिए और फैमिली चाहिए और थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए आपके खाने पीने के लिए, एंड दैट्स इट। यहाँ आने से पहले मैंने आपको एक मैसेज किया था, ठीक है, आपकी स्टोरीज पढ़ के मैंने आपको मैसेज किया था कि हमारी स्टोरीज डिफरेंट है, हम दोनों की लाइफ स्टोरीज डिफरेंट है, पर वो एक ही बंदे ने लिखी है, ठीक है। उस चीज़ से आपने क्या समझा? मुझे ये लगा था कि उसके 2-3 पहलू मुझे समझ में आए। क्या?
कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी कहानियाँ काफ़ी सिमिलर होती हैं, पर एक ऊपर वाला है जो सबकी कहानियाँ लिख रहा होता है, एंड वी आर जस्ट द फॉलोअर्स। और दूसरा पहलू, और ये चीज़ कि बहुत सारे लोग एक सेम प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे होते हैं, सेम तरीके की ज़िंदगी या फिर सेम तरीके की स्ट्रगल्स उन्होंने जी होती हैं, तो इसलिए हम दोनों की एक कॉमन बात मैं आपको बताता हूँ। क्या? हम दोनों ना बहुत दिन ना सिर्फ पार्ले जी खा के खाते हैं एंड सीरियसली पार्ले, जब मैं दूसरा कोई बिस्कुट खरीदता भी हूँ ना तो मुझे बुरा लगता है, यार मैं पार्ले जी क्यों नहीं खरीद रहा हूँ। अब मुझे जस्टिस टू द बिस्किट। नहीं, मेरे साथ केले का भी सीन था, 2 बनानास इन द मॉर्निंग, 2 बनानास इन द इवनिंग, या वो सुपर फूड्स। ओके, उस टाइम के बारे में बात करो। हाँ, तो ये टाइम काफ़ी लोगों के ज़िंदगी में आता है कि आप पेरेंट्स से ना बोल नहीं पाते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि वो फिर बोलेंगे तुम्हें ज़िंदगी के बारे में पता क्या है, हमने इतनी स्ट्रगल्स झेली हैं, तो हमें पता है कि पैसा चाहिए होता है, जॉब चाहिए होती है, तुम इतने रिस्क ले रही हो, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो फिर आपको बताना पड़ता है कि मैं रिस्क तो ले रही हूँ कि ओ शिट घर पे क्या बताऊँगी, तो आप बोलते हो कि ऑल इज़ गुड, क्योंकि आपको पता था कि ये 2-3 महीने का शायद टाइम है, ये शायद सेटल हो जाएगा। तो फिर उस चक्कर में ना आप घर पे बताते हो कि सब बढ़िया है और मैं ये खा रही हूँ और इतना पैकेज है और ऑल इज़ गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। पर अंदर के अंदर क्या चल रहा होता है तो आप ही को पता होता है कि देयर आर टाइम्स की फ़ंड्स इतने ज़्यादा कम होते हैं कि आपको कहीं भी जाना भी है तो सिर्फ मेट्रो के ही पैसे होंगे, और फिर आप सोचते हो कि आप खाओ क्या, तो फिर किसी को नहीं पता, सबको लग रहा है कि बहुत बढ़िया लाइफ है इनकी, इतनी कूल लाइफ है, एंड देयर टाइम्स यू आर जस्ट हैविंग बनानास या फिर पार्ले जी बिस्किट्स या फिर चाय भी ना फिर थोड़ी महंगी लगने लग जाती है कि नहीं यार बिस्किट ही ले लेते हैं, चाय भी ना यार 10 रुपये की कर दी उन्होंने, अच्छी बात नहीं है, कल तक तो 7 रुपये की तैयार हद होती है। सो फिर आप देयर आर टाइम्स कि आप 2-2 दिन तक आप नहीं खा रहे हो कुछ। सो मैंने ये वक्त जिया है और इस वक्त ने मुझे शायद सबसे अच्छे लेसन्स दिए हैं, वो उस वक्त से कहीं ज़्यादा बेहतर था जिसमें खाना मिल रहा है, ये सारी चीज़, तो आप काफ़ी चीज़ें सोच नहीं पाते हो। तो जब आपको भूख लगती है ना, और इतनी ज़्यादा बुरी भूख लगती है ना, तो देयर आर टाइम्स यू क्वेश्चन योर सेल्फ वेरी हार्शली। आप ना कई बार ऐसा टाइम आता है कि आप अपने वैल्यूज़ पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि इतना क्यों कर रही हूँ मैं भी तो एक अच्छी खासी वेल सेटल जॉब में थी, वापस जा सकती हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों इतना रिस्क ले रही हूँ मैं। सो वो बहुत अहम पॉइंट होता है टू गो दिस वे और दैट वे। आपने लाइफ को इतना समझना या फिर इस वे में देखना कब स्टार्ट किया था, किस एज में, किस टाइम पे, स्कूल, क्लास? आई थिंक स्कूल से थोड़ा सा। ओके, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। एब्सोल्युटली। या ये कब रियलाइज़ हुआ था? ये करीब 4-5 साल ही हुए हैं ये चीज़ रियलाइज़ किए हुए कि नहीं, अपने लिए जीना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल एवरीथिंग एल्स विल फॉल ऑन द प्लेस। स्कूल में फैज़ी कैसी थी? स्कूल में फैज़ी बहुत पढ़ाकू थी और उनको एक्सपेक्टेशंस का बहुत ध्यान रहता था कि जब आप प्रिंसिपल की बेटी होती हैं या फिर रिटायर्ड प्रोफेसर की बेटी होती हैं जिनको पूरा कस्बा जानता है, तो आपके ऊपर ना बहुत प्रेशर आ जाता है कि आपको स्कूल टॉप करना ही करना होगा। तो मैं पूरे दिन पढ़ती रहती थी कि यार स्कूल टॉप करना है, कि पापा की एक्सपेक्टेशन पूरी हों और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड व्हाट इफ़ कि मैंने सेकंड आई तो मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, हाउ विल आई लुक इनटू हिज आईज। सो फैज़ी ऐसी थी। उस टाइम पे लाइफ के बारे में नहीं सोचना स्टार्ट किया था? नहीं, उस टाइम पे ये था कि जो पेरेंट्स बोलते हैं वही सही है, और उन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तो उनको लगता है कि ये चीज़ सही है तो सही है। तो मेरी ज़िंदगी वही थी कि मैं की ब्यूटी आपने फर्स्ट टाइम कब देखी? कब रियलाइज हुआ कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल? जब मैं देहरादून शिफ्ट हुई, मेरी स्कूलिंग देहरादून से हुई है, तो जब आप 11th-12th क्लास में आते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं मायने रखेगा आपके लिए। मुझे PCM मिला, सो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं एक शार्प स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और मेरा दिमाग साइंस साइड में नहीं लगता है। और पर 11th-12th में साइंस ले ली थी, अब क्या कर सकते थे, तो पढ़ती थी, तो बड़ी किताबें होती थी और मैं घंटों तक पढ़ रही हूँ,
पर तब भी उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है. सो आई थिंक दैट वाज द टाइम, मतलब मेरी जो डॉमेट्री की खिड़की थी वहाँ से सामने मसूरी दिखता था. आई वॉज इन दू इंटरनेशनल स्कूल. सो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट टू मसूरी, जो दिखता हुआ होता था कि यार क्या सही है क्या नहीं है. बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया चलो अच्छा है कि मैं सिर्फ हार्ड वर्किंग हूँ, उतनी शार्प नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट मेंट फॉर साइंस साइड. पर तब भी मैंने कर लिया, कोर्स में ले ही लिया था. तो फिर उसके बाद उसी के बारे में बात करो जो वो आपको मसूरी से वो इंट्रैक्शन हुआ ना, दैट ब्यूटी, उसके बारे में और कुछ. जी कि नेचर आपको काफ़ी कुछ सिखा देता है. नेचर की अपनी अलग जुबान होती है. फर्स्ट ब्यूटी अपने नेचर में देखी, वी कैन से मसूरी में देखी. हाँ, मसूरी में देखी. उससे पहले एक बार मुझे याद है मेरे फादर मुझे साइकिल पे छोड़ने के लिए आए थे और मुझे दिल्ली ट्रेड फेयर जाना था स्कूल की तरफ से. मैं शायद 5वीं या 4थी क्लास में थी. तो मुझे एक्साइटमेंट था कि यार दिल्ली जाना है, मैं लाल किला देखूंगी. लाल किला तब तक हमने ना कोर्स बुक्स में ही देखा था कि यार लाल किला देखूंगी और ये देखूंगी, हुमायूं स्टोम जाएंगे और ट्रेड फेयर में घूमेंगे हम. सो तब मैंने देखा था कि अच्छा एक मेट्रो सिटी ऐसी लगती है, DTC बस ऐसी लगती है और बसेस ऐसी लगती हैं. अच्छा इतनी बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं. तो मेरे लिए वो था कि वाओ दिस इज़ द आउटसाइड वर्ल्ड. ये कौन सी क्लास की बात है? 4th और 5th. ओके. तो तब मुझे लगा था कि नहीं, दुनिया तो बहुत अच्छी है यार, मुझे शायद दुनिया का इतना सा ही पता है, इट्स दिस. फिर उसके बाद मैं देहरादून चली गई. वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में मैंने देखा कि हर कंट्री से, बहुत सारी कंट्रीज से बच्चे आते हैं. सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी के पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं पर उनके पास वक्त नहीं है, किसी के पेरेंट्स सेपरेटेड हैं एंड देन वो बच्चा बहुत छोटी क्लास से बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया. एक डॉमेट्री में 12 लोग होते हैं और 12 लोग अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. दे हैव वेरी डिफरेंट माइंडसेट. और मतलब यू जस्ट गेट अ प्लेटफॉर्म कि यार दुनिया के सारे बच्चे वहाँ पे हैं. तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबके अलग अलग कल्चर हैं. तो आपको ना तब बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तब मुझे लगा कि यार ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी, दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है. और मुझे लगा था कि सिर्फ यही चीज़ है कि मुझे टॉप करना है और ये करना है वो करना है, कि नहीं, लाइफ हैज़ टू बी एक्सप्लोर. तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट था. और ये तो पता चल ही गया था कि साइंस साइड मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है. बाय द वे मेरे 12th में 33 मार्क्स आए थे मैथ्स में. ओके, ठीक है. इसको हम ज़रूर दिखाएंगे. तब से मैं इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हूँ कि मैं हिसाब में शायद तब से थोड़ी कच्ची हूँ. क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि ये ढंग से नहीं होना चाहिए और तुम ये जो चीज़ कर रही हो तुम्हें पता भी है ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी का क्या हिसाब होता है. तभी मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे ज़िंदगी का हिसाब नहीं पता है. हिसाब में मैं तब से कच्ची हूँ, तभी शायद मैंने रिस्क ले लिया कि नहीं, हिसाब साइड में रखो. अभी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है लाइफ में? आज़ादी. नाइस आंसर. फ्रीडम. ओशो का ना एक कोट है कि अगर प्यार और फ्रीडम में से अगर एक को चुनना होगा तो इंटेलिजेंट बंदा फ्रीडम को चुनेगा. एंड ये बहुत डीप थॉट है कि वो फ्रीडम, सीरियसली इट इज़ more beautiful than love itself. Love is life, but freedom is more important than love also. Nice, huh? Yeah, freedom is very beautiful. Okay, कहानियों की बात करते हैं क्योंकि मेन वो राइटर के सही है. अभी इंटरव्यू अभी स्टार्ट हुआ है. कहानियों से आपका कनेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ? ओके, पहली बार आपने कौन सी कहानी कब लिखी थी? मैंने सबसे पहली कहानी लिखी है लास्ट ईयर, स्टडी इन द लैंटर्न लाइट. आपने लास्ट ईयर सबसे पहली कहानी लिखी है? जी. इट कांट बी ट्रू. नहीं, वो कहानी यार दिमाग में होंगी पर एक्चुअली वेबसाइट पे लिखी थी तो पहली बार वही लिखी थी. आपने स्कूल में कभी नहीं लिखा? मैंने डिबेट्स के लिए प्रिपेयर किया है, तब थोड़ा बहुत जो मैटर होता है ना लिखने का, स्पीच का. नहीं लिखी? स्टोरी नहीं लिखी कभी भी. सो लास्ट ईयर जनवरी में ही मेरी पहली कहानी थी. एंड जो मैं चाहती थी कि मैंने ख्यालों की उड़ान जो स्टार्ट किया है, जो उसका मकसद है, बट आपकी स्टोरीज आर सो परफेक्ट कि जैसे
एक प्रोफेशनल राइटर लिखता है। थैंक यू। कहानी ये होती है कि इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट, इट्स आई एम आस्किंग, इट्स अ क्वेश्चन कि ऐसे अच्छा इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, ठीक है, बट वो स्टोरीज बिल्कुल सही हैं। ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल सीख के किसी राइटर ने बहुत काम करके, क्योंकि राइटिंग ऐसे ही नहीं आती है, राइटिंग के लिए आपको बहुत लिखना पड़ता है, फिर आपको राइटिंग आती है, लिखना आता है फिर आपको। बट आप बोलोगे आपने पिछले साल ही फर्स्ट स्टोरी लिखी थी। मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है कहानियाँ लिखते हुए बस। पर मेरे ख्याल से शायद ये होता है कि हर एक इंसान के पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और हमें पता होता है कि यार ये कहानी, यार पता है उस वक्त ये हुआ था, पर कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं टू पेन इट डाउन। सो देयर इज़ अ स्टेप कि आपने पढ़ा है, लिखा है, या फिर जो आपको महसूस हुआ है, आपको लगता है कि यार आप लिखोगे, नहीं यार क्यों लिखूँ, अब छोड़ो यार, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर एक छोटा सा ही स्टेप होता है जस्ट टू पेन इट डाउन। तो मैंने कुछ खास नहीं किया है, जो मुझे लगा वो मैंने लिख दिया बस। ओके, और स्टोरी टेलिंग, कभी किसी को कहानियाँ सुनाई? सुनाती रहती हूँ, मैं सोफे पे बैठ के आसपास फ्रेंड्स को बैठा लेती हूँ, चाय के साथ में खूब सारी कहानियाँ बताती हूँ। स्कूल टाइम में या फिर ऐसे? स्कूल टाइम में मैंने जैसे बताया, मैंने डिबेट्स किए हैं, एक्सटेम्पोर किया है, ये सब चीज़ों में मैं रही हूँ काफ़ी आगे, पर स्टोरी टेलिंग मेरे लिए काफ़ी नई है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद कला मंथन। सो वो जो टीम है वो मेरी कहानियाँ पढ़ती थी। तो उनमें से एक मेंबर थे बासब। सो उन्होंने कहानी पढ़ी मेरी, उन्होंने भूख या फिर कुछ कहानियाँ पढ़ी थी मेरी। उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू साइट वन ऑफ इट एट आवर प्लेटफॉर्म। तो मैंने उनको कहा था पर मैं सिर्फ कहानियाँ लिखती हूँ, मैंने कभी ऐसे स्टोरी टेलिंग नहीं की है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, गिव इट अ ट्राई। सो अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं उस चीज़ को। मैंने सितंबर में पहली बार कहानी बोली थी, एंड आई स्टार्टेड विद माई वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी, भूख। ओके, आपने बोला कि वो माइंड में वो स्टोरीज चलती रहती थी, वो कैसे, वो कब से, और कौन सी स्टोरी ऐसी है जो आपको याद हो कि वो स्टोरीज मेरे माइंड में बहुत दिन से थी, पहले से कभी? आपकी पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत सारी ज़िंदगी के मतलब निकलते हैं। सो मैंने सिर्फ यही चीज़ सोचा, एंड देन आई पेन्ड इट डाउन। अब जैसे मेरी पहली कहानी थी स्टडी इन द लैंटर्न लाइट। सो इट्स अबाउट अ फादर एंड अ डॉटर, कि कैसे बाप ने बेटी को रज़ाई में बैठ के पूरी कहानियाँ बताई हैं। कभी शेक्सपियर की कहानियाँ बताई हैं, कभी जूलियस सीज़र, कभी मर्चेंट ऑफ वेनिस, और कैसे अभी तक वो सपोर्ट कर रही हैं उस कैरेक्टर को, जो सना। सो आई जनरली राइट एज अ थर्ड पर्सन। यस। सो यही चीज़, तो वो एक बहुत छोटी सी कहानी थी और वो सच थी, वो मेरा बचपन है कि मेरे फादर ने। सारी स्टोरी सच ही होते हैं शायद, है ना? जी जी। मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, फिर 5 मिनट से भी कुछ बात हुई है और मुझे लगा कि उसमें कुछ है लिखने का, और मैंने कुछ सीखा है। सो आई लव राइटिंग इट डाउन। ओके, लिखने का एक्सपीरियंस आप बताओ कि लिखते टाइम आपको क्या फील हो रहा होता है? मुझे बहुत सारी चीज़ें जो भी दिमाग में आती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो मैं लिखूँ और उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर 2-3 लोग पढ़ के भी उनको लगता है कि समथिंग हैज़ चेंज्ड इनसाइड, तो वो काफ़ी है मेरे लिए। व्हाट इज़ सोल पर्पस ऑफ ख्यालों की उड़ान? ख्वाबों की उड़ान या ख्यालों की उड़ान? ख्यालों की उड़ान। सो मुझे 2017 में डेंगू हुआ था। सो वो एक ऐसा वक्त था कि काफ़ी लंबा वक्त जब मैं सिर्फ लेटी हुई थी, बहुत ज़्यादा पेन भी होता ही है, एंड आप एक वर्ज पे होते कि आप सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट पूरे दिन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कि आप किसी के साथ आए हैं कि आपको कॉफ़ी पसंद है, उसे चाय पसंद है, फिर आपको लगता है कि नहीं यार उसको अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं भी कॉफ़ी ले लेता हूँ या फिर मैं भी चाय ले लेता हूँ। बट फिर आपको पीते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा होता, फिर आप इधर उधर देख रहे होते हो, फिर आप इधर। सो कहीं ना कहीं इट्स वेरी स्मॉल, बट इफ़ यू रिफ्लेक्ट कि आपको अच्छा भी नहीं लगा, दूसरे इंसान को एहसास भी नहीं हुआ, तो आई मीन व्हाट्स अ बिग डील। तो हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब जाते हैं। तो मुझे लगा बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो आई वांटेड टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी स्मॉल अबाउट द डेली कॉम्प्रोमाइज़, कि कैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ की जो एक जेल है
जो इतनी छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं पर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ के ना बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं आपको। तो आप कैसे उस जेल को फांग सकते हैं, उस जेल को तोड़ सकते हैं। तो मुझे लगा मुझे डेली कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर लिखना है, मुझे लोगों की जद्दोजहद के ऊपर लिखना है। एंड देन आपके लिए लाइफ कैसे कंप्लीट होती है? आपकी लाइफ कैसे कंप्लीट होती है? जब मैं अपने आप को जवाब दे पाऊँ हर एक रात सोते वक्त, या फिर अपने आप को या फिर शीशे में खड़े होकर जवाब दे पाऊँ कि हर एक दिन मैंने अपनी शर्त पे जिया है और मैंने लोगों की हेल्प की है और अपनी वैल्यूज़ जो हैं उन पे चली हूँ, दैट्स फाइन। What are your values? I need to help people in this celebration and it's very huge in its own. ज़िंदगी एक्चुअली जश्न है और बहुत सिंपल है ज़िंदगी, और हम ही उसको जो है ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम उसको यूँ बना लेते हैं। एंड देन वी से कि लाइफ इज़ टफ मैन। मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ उनसे कितने भी सालों बाद मिलो, उनसे कितने भी सालों बाद मिलो। हाँ, You cry a lot? Not a lot but yeah, रोती हूँ। जैसे Cry a lot. Yes. इतना ज़्यादा तो नहीं पर हाँ काफ़ी। जैसे कुछ मूवी है उसमें कुछ इमोशनल आ गया, देन आई विल बी क्राइंग। या फिर कुछ आप इमोशनल बात कर रहे होते हैं तब आपके आंसू आ जाते हैं। अकेले होते हैं कभी ऐसे मोमेंट्स, कभी खुशी से आप रो रहे होते हैं, कभी आप जज्बाती हो रहे होते हैं। तब जब कुछ खुशी की बात होती है और मैं अपने फादर को बता रही होती हूँ तब मैं रो पड़ती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा रोतड़ू हूँ और फैमिली वाइज मैं बहुत ही चिपकू हूँ। आजकल के बच्चे इतने चिपकू होते नहीं हैं बट लिटरली आई एम सर्टिफाइड चिपकू, #सर्टिफाइड चिपकू। एंड आई लव दिस वे कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही पसंद है। ओके, ये ना मैं पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं मिले नहीं हैं लोग वो ये चीज़ डिस्कस करने के लिए। आपने प्रेमचंद को पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद को, एंड मैंने भी शायद मैंने उनकी सारी स्टोरीज़ पढ़ ही ली हैं। अगर बची होंगी तो कुछ ही बची होंगी जो मुझसे नहीं पहुँची हैं। एंड ही इज़, मैं सोचता हूँ यार उनको क्यों नहीं इतना वो मिला जितने उन्होंने स्टोरीज़ लिखी। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट राइटर अभी तक हुआ है, जो चाहे वो इंग्लिश में हो, क्योंकि मैंने हिंदी इतनी नहीं पढ़ी है। हिंदी मैंने सिर्फ प्रेमचंद ही पढ़ा है, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी है। बट इंग्लिश में भी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के आई थिंक प्रेमचंद जैसा कोई नहीं लिख सकता है। उन्होंने बेस के बारे में लिखा है, उन्होंने ज़िंदगी के बारे में लिखा है जो बहुत मतलब बेसिक ज़िंदगी होती है ना, वो उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने हर टाइप की चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने कैसे बताऊँ, उन्होंने सिंपल चीज़ें भी लिखी हैं, उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ की फ़िलोसफी भी लिखी है, उन्होंने ह्यूमर भी लिखा है, उन्होंने हॉरर भी लिखा है, सब चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो आपका प्रेमचंद का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो हर एक कहानी ना उनकी ऐसी है कि आपने फर्स्ट कहानी कौन सी पढ़ी थी प्रेमचंद? मैंने कफन। यस। जब मैंने वो कफन पढ़ी तब आपको लगता है कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, आप बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हो लाइफ के बारे में कि ये नहीं हुआ यार, मतलब पापा ने ये चीज़ बोल दी, मम्मा ने ये चीज़ बोल दी, उनको ये बात समझ में नहीं हो पा रही। पर इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान इतना ज़्यादा गरीब है और उसको बहुत भूख लगी है एंड कोई अपना मर गया है, उसके कफन का पैसा जो आया है, तो मतलब कफन के बजाय वो बेच के फिर उसको खाना खा रहे हैं एक वक्त का। सो इतनी एक्सट्रीम में चीज़ें, एक भूख ऐसी चीज़ होती है कि आप फिर अपना पराया ये सारी चीज़ें ना सोचते नहीं हैं। एंड वो उन्होंने इतना सिंपली लिख दिया है। जैसे उनके लिए किसी ने एक कहानी लिखी थी, प्रेमचंद के फटे जूते। यस। और स्कूल में भी हम पढ़ते थे प्रेमचंद के फटे जूते। तो वो जूता फटा हुआ है और वो ऊपर से फटा हुआ है, तो उसके भी कई मतलब निकलते हैं। एज ए गर्ल, ठीक है, आपको दिल्ली में, गुड़गांव में, या फिर इंडिया में, या फिर इस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं, कैसा फील होता है? कोई
नोट सिर्फ आपके लिए, बाकी लड़कियों के लिए भी अगर आप यहाँ बोलोगे तो क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बेटर हो सकती है ऐसे कुछ? अभी हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि वक्त क्या हुआ है, या फिर क्या पहना है, या फिर कौन सी कैब कर रहे हैं, या फिर कैसे वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में रखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जगह सेफ़ नहीं है। जैसे दिल्ली गुड़गांव है, उसको बोला जाता है कि मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर गर्ल्स। तो बहुत सारी चीज़ें सोच के निकलना पड़ता है। अगर मैं कहीं शाम को जाए, कैलकुलेशन करते हो? करना पड़ जाता है, क्योंकि घर वालों को फिर बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि उनकी बच्ची गुड़गांव दिल्ली में रहती है, तो वो टाइम पे आई या नहीं। तो फिर मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ, घर पहुँचते ही मैं रीच्ड पीजी का मैसेज करती हूँ कि मैं आ गई हूँ वापस, और ये सारी चीज़ सोचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि गर्ल्स को आने जाने की आज़ादी वो नहीं है। अगर हम फैमिली वाइज भी देखें तो एक्सप्रेशन की आज़ादी अभी तक लोगों में नहीं है। हम दिखाते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, पर जब बात आती है कि एक लड़की को एक्सप्रेस करने की, तो वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है अभी भी, पर टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। ओके, ये जो बात निकल के आई है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसके पास कोई इंसिडेंट होगा आई एम श्योर। मेरे साथ तो ये चीज़ नहीं है, पर मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे आर वेरी दे आर इंडिपेंडेंट, सब कुछ शेयर करते हैं बातचीत में। पर जब ये होता है ना कि अगर लड़की को डिसीजन लेना होगा, वो डिसीजन सही भी है, पर तब भी कि तुमने अकेले क्यों ले लिया, व्हाई डिडंट यू आस्क मी, तुम वहाँ पे जा रही हो, अच्छा बाहर जा रही हो, तुम पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी तुमको। सो ये जो चीज़ है ना कि दिखाना कि हम प्रोग्रेसिव हैं और एक्चुअली होना, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। एक्चुअली प्रोग्रेसिव होना कैसा होगा, अगर कोई एग्जांपल दे के समझो। जब हम पार्टनर्स की बात करते हैं, सो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ताकि आपको ये नहीं लगे कि यार मैंने उसके लिए ये किया, वो तो ऐसी थी या फिर वो तो ऐसा था, मैंने उसे परमिशन दे दी। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आपने एडजस्ट किया क्योंकि वो ऐसा है, जस्ट एक्सेप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली रिलेशनशिप का देख लीजिए, या फिर फैमिली वाइज आप इंडिपेंडेंस देख लीजिए, वो तब है। हर एक इंसान की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक तरीके का अलग जज्बा है। तो इट्स मोर लाइक कि हर एक इंसान डिफरेंट है, तो इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। ये नहीं है कि तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्कुल दूसरी फैमिली को सूट नहीं होगा, तुम्हें देखो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़िंदगी वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो चाहिए आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, ज़िंदगी वो है जो आप खुद हो। आपकी लाइफ का सबसे एडवेंचरस इंसिडेंट? काफ़ी रहे हैं सबसे एडवेंचरस। लास्ट ईयर मैंने स्टोक कांगड़ी क्लाइंब किया था, सो दैट इज़ नहीं लद्दाख। सो 6153 मीटर्स। तो एक टाइम आता है शोल्डर्स पे, दैट इज़ 900 मीटर समथिंग। और वहाँ पे वेदर ख़राब हो गया था, तो हमें वापस आना पड़ गया था, तो हमने दूसरे अटैम्प्ट में किया था। और जब वो मोमेंट आता है कि लास्ट के 150 मीटर्स बचे हैं, सब कुछ यू आर ऑल फ्रोजन, जो स्नो है वो आपकी आंखों में लग रही है। वही जो आपने बताया कि -40 डिग्री था। नहीं, दैट वाज नॉट -40, दैट वाज माइनस बट नॉट -40। तो उस वक्त आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। सो आप जो है सिर्फ जहन से और अपने दिल से चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी जवाब दे चुकी है कि मैं नहीं चाहूँगी, तुम पागल औरत हो। तो ना आपकी बॉडी सामने होती है आपके, और आपको बोल रही होती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम पागल हो। सो बॉडी जनरली रिएक्ट्स लाइक दिस कि आई गिव अप। सो उस वक्त आपका सिर्फ जहन और आपका दिल आपके साथ में होता है, और आपको उस लास्ट 150 मीटर्स में मुझे अपना बचपन से लेके अभी तक वो सारी चीज़ें याद आई, जब जब मुझे जिन चीज़ों से ताकत मिली। सो दैट पुश्ड मी अपवर्ड्स। सो आई थिंक वो एक मोमेंट था कि उस वक्त अगर मैं हार जाती, जब पूरी बॉडी काम करना बंद कर गई है, या फिर बॉडी थक जाती है, लाइक 6000 मीटर्स इज़ समथिंग, पर जब भी आप
आपने पुश करते रहे, आपकी नाक में से खून निकल रहा था, बॉडी स्वेल हो जाती है पूरी, और स्नो इज़ एक्चुअली पोकिंग द आइज़। सो उस टाइम पे आप कैसे कंटिन्यू करते हैं? सो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है वो आपका अपने आप से। आप अपने आप से 10 सवाल पूछ रहे होते हैं और 10 जवाब होते हैं, और इतने सारी ज़िंदगी के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि यार वो चीज़ सही थी क्या, वो चीज़ गलत थी। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन इतने टाइम पे चल रहा होता है। सो उस वक्त अगर आप हिम्मत तोड़ देते हैं तो आई मीन यू गेट योर ओन आंसर्स देन। सो जब वो मोमेंट था जब लास्ट के 150 मीटर्स थे स्टोक कांगड़ी के, क्योंकि अब तक मैंने वही क्लाइंब किया है तो वो सबसे एडवेंचरस पार्ट था। उस वक्त मुझे सारी ज़िंदगी की चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि ऑर्गन्स में पेन हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं, एंड आज एंड मैं नहीं करूँगा, आज एंड फैज़ी करेगी प्लीज़। सो व्हाट यू वांट मी टू से इन द एंड, और वॉट एवर आई वॉन्ट टू से। यस, क्योंकि सबकी कंप्लेन आती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। यस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सो जस्ट अ मैसेज फॉर ऑल दोस्तों, द ओनली रियलिटी इज़ दिस कि ज़िंदगी जैसी आप जीना चाहते हैं आप वैसी ही जिए। इधर उधर लोग जो बोलते रहते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, आप ज़िंदगी के हिसाबों में मत रहिए। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको एक चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, गो फॉर इट। रास्ते आप अपने आप निकाल लेंगी। सबका जहन तेज़ होता है, सबके दिल में, सबके आई मीन एवरीबडी हैज़ अ फायर इन द बेली टू मेक थिंग्स हैपन। अगर आप करना चाहती हैं वो चीज़, वो आप करके रहेंगी, अपने आप तरीके निकालेंगी। और लास्ट में कुछ लाइंस बाय माय फ्रेंड रितांश। बाज़ारों खुशियों के समाज से कहीं दूर, समय के बंधनों से कहीं दूर, आज़ाद दुनिया होगी ज़रूर, आज़ाद दुनिया होगी ज़रूर। सो आप अपनी आज़ाद दुनिया खुद बनाइए। बाय।